वो 90 का दशक था। मैं शायद क्लास सेकंड या थर्ड में पढ़ता था, पुरानी टिहरी के कॉन्वेंट स्कूल में। घर से स्कूल की दूरी करीब 6 किलोमीटर थी और आना जाना बस से होता था। पहाड़ी घुमावदार सड़कों में उतरती हुई जब हमारी स्कूल बस भागीरथी नदी पर बने लोहे के पुल पर पहुंचती तो दाहिनी तरफ एक कुटिया नजर आती। लगभग वैसी ही कुटिया जैसी सड़क किनारे मजदूरी करने वाले मजदूरों की होती है। टिन की आड़ी तिरछी चद्दरों से बनी इस कुटिया में सुंदरलाल बहुगुणा रहा करते थे। दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने वाला उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि बहुगुणा आखिर कौन है। सिर्फ इतना जानता था कि इस कुटिया में पतली काया वाला कोई बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ रहता है। हर दिन जब बस उस पुल से गुजरती तो बहुगुणा जी कभी हाथ में स्टील का प्याला लिए हुए, कभी कोई किताब पढ़ते हुए, कभी बर्तन मांजते हुए, तो कभी कुटिया के बाहर बैठे भागीरथी को निहारते हुए नजर आते। जाने कैसा आकर्षण था उस आदमी में कि स्कूल से आते जाते रोज मैं पूरी जिज्ञासा से उन्हें और उनकी कुटिया को तब तक देखता रहता जब तक हमारी स्कूल बस उस पहाड़ी मोड़ को पार नहीं कर लेती और उनकी कुटिया दिखना बंद नहीं हो जाता। अब तक मैं इतना जान चुका था कि सर पर सफेद कपड़ा बांधने वाले सुंदर आदमी का नाम सुंदरलाल बहुगुणा है। बहुगुणा जी जब भी अपनी कुटिया के पास नजर आते, मैं बस की खिड़की से लगभग आधा बाहर निकलते हुए उन्हें हाथ हिलाता। और ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं था। स्कूल बस के कई बच्चे इस हरकत में मेरे सहभागी होते और जब भी बहुगुणा जी की नज़र हम बच्चों पर पड़ती और वे मुस्कुराते हुए वापस हाथ हिला देते तो लगता जैसे सेंटा क्लॉज ने कोई तोहफा दे दिया। क्रिसमस के दिन स्कूल में जो सेंटा क्लॉज तोहफे बांटा करता था, जाने क्यों मुझे पूरा यकीन था कि वो असल में सुंदरलाल बहुगुणा ही हैं। ये राज तो मुझ पर बहुत देर से खुला कि स्कूल में तोहफे बांटने वाला असल में वहाँ का चपड़ासी जॉर्ज होता था। बहरहाल मैंने चौथी क्लास पास ही की थी कि टिहरी शहर डूबना शुरू हो गया। हमारा स्कूल भी अब पुरानी टिहरी से नई टिहरी शिफ्ट कर दिया गया और स्कूल आते जाते अब बहुगुणा जी दिखने बंद हो गए। एक एक कर सभी लोग पुरानी टिहरी छोड़ने को मजबूर हो गए। बहुगुणा जी आखिर तक लड़ते रहे, नदी किनारे की अपनी उसी कुटिया में रहते हुए, कमजोर शरीर लेकिन मजबूत इरादों के साथ ये दोहराते हुए कि मैं इस शहर के साथ ही जल्द समाधि ले लूंगा। मुझे अब भी बहुगुणा जी के संघर्ष, उनके जीवन और उनकी विराट शख्सियत का कोई इल्म नहीं था। मुझे जाने क्यों यही लगता था कि क्रिसमस के दिन स्कूल में तोहफे बांटने वाला सेंटा क्लॉज असल में सुंदरलाल बहुगुणा है और उनका ये रहस्य सिर्फ मैं जानता हूँ। उनके बारे में पहली बार गंभीरता से तब मालूम चला जब 1-2 साल बाद मैं RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की रिटर्न परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए लखनऊ पहुंचा। तब शायद मैं क्लास 6 में था। उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था और टिहरी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में इंटरव्यू के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाना हुआ। इंटरव्यू का समय दोपहर बाद का था। पिताजी की उंगली पकड़े हुए बड़ा इमामबाड़ा घूमने के बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो देखा कि मेज के दूसरी तरफ 4-5 इंटरव्यूअर मुझे ग्रिल करने को तैयार बैठे थे। मेरा नाम जानने के बाद उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने जैसे ही टिहरी बताया तो उनका पहला ही सवाल था, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना है? मैंने सिर्फ नाम ही नहीं सुना था बल्कि अभी 2 साल पहले तक तो मैं रोज अपनी स्कूल बस से उन्हें हाथ हिलाया करता था। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। अगला सवाल आया, उनके बारे में बताओ, वो क्या करते हैं? अब मैं फंस गया। उनके सेंटा क्लॉज होने की जो बात आज तक सिर्फ मैं जानता था वो इन लोगों को कैसे बता देता। मैंने जवाब दिया, वो कुछ नहीं करते, पुरानी टिहरी में नदी के किनारे एक कुटिया में रहते हैं और सुबह शाम यहीं दिखते हैं। कभी कभी बच्चों को स्कूल से आते जाते हुए बस हाथ हिला देते हैं। मेरा जवाब सुनकर मेज के दूसरी छोर बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगे और मुझे लगा कि मैंने इंटरव्यू में झंडे गाड़ दिए हैं। बाहर निकला तो पिताजी ने इंटरव्यू के बारे में पूछा। मैंने उन्हें पूछे गए सवाल और अपना जवाब बताया। पिताजी पहले मुस्कुराए, फिर उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बताना शुरू किया। बहुगुणा जी की शख्सियत से ये मेरा पहला गंभीर परिचय लखनऊ यात्रा में ही हो रहा था। अब बहुगुणा जी को देखने का नजरिया बदलने लगा था। इतनी बड़ी शख्सियत को इतना साधारण जीवन जीते हुए प्रत्यक्ष देखने का मेरे पास कोई दूसरा उदाहरण नहीं था। धीरे धीरे उनके काम, उनके संघर्ष के बारे में और गहराई से जाना और फिर कॉलेज के दिनों में उनसे पहली बार अच्छे से मुलाकात हुई। तब तक टिहरी को डूबे कई साल हो चुके थे। शहर की कब्र पर उगाई विशाल झील के पास ही सरकार ने उन्हें विस्थापित किया था। मुझे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और मैंने टिहरी बांध विस्थापन को इसके लिए अपना विषय चुना था। इसी सिलसिले में उनका इंटरव्यू करने मैं उनके घर पहुंचा। परिचय के बाद उन्होंने जब बांध पर बात करना शुरू किया तो सामने फैली झील की ओर इशारा करते हुए पहली ही बात यह कही कि इतना बड़ा राक्षस सरकार ने हमारे सर पर बैठा दिया है। और फिर सामने मदन नेगी गांव की तरफ इशारा करते हुए वे बोले,
ये राक्षस पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बसे ये तमाम गांव आज पानी के लिए तरस रहे हैं। उस दिन पहली और आखिरी बार उनसे लंबी बातचीत हुई थी। उनकी बातों में जाने कैसा सम्मोहन था कि मैं करीब 1.5 घंटा उन्हें चुपचाप बैठा सुनता रहा। उनकी कही कई बातें मुझे आज भी हर्फ दर हर्फ याद हैं। नदियों से लेकर पहाड़ तक की बातें और शराब से लेकर चीड़ तक की चिंताएं उन्होंने जाहिर की। विस्थापन पर उन्होंने बोला, पहाड़ी आदमी अपनी मामूली ज़रूरतों के लिए आसपास के वातावरण पर निर्भर होता है। वो जंगलों से सिर्फ शुद्ध हवा, पानी और चारा ही नहीं लेता, बल्कि हाईलैंडर्स स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को भी जीता है। उसे पहाड़ों से उखाड़कर मैदानों में अगर आप सारी सुविधाएं भी दे दोगे तो भी वो पनप नहीं सकता। उसकी हाईलैंडर्स स्पिरिट ऑफ फ्रीडम का मुआवजा कैसे चुकाओगे? सुंदरलाल बहुगुणा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हें अलविदा नहीं कहेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि उस हाईलैंडर्स स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को अपने अंदर बचाए रख सकें जिसकी वो बात किया करते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचे रहेंगे हमारी बचपन की यादों में, मुस्कुराते हुए स्कूल बस को हाथ हिलाते हुए, हमेशा हमेशा।